नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। दर्शकों, देवी देवताओं की भूमि हिमाचल, जी हाँ, हिमाचल प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारे वन्य जीव जंतुओं के लिए। बहुत सारे ऐसे वन्य जीव जंतु हैं जिनका बसेरा है हिमालय की गोद हिमाचल। तो आज हम जानने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में, और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है अनिल ठाकुर जी हैं एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी सर, आज हम आपसे जानने वाले हैं वन्य जीव जंतुओं के बारे में, वन्य जीवों के बारे में। और अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमालय की गोद हिमाचल, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वन्य जीव जंतुओं की प्रजाति है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी यूनिक है और कहीं ना कहीं हिमाचल को एक अलग दर्जा भी वो देती हैं अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वन्य जीव जंतुओं की जब हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है और क्या कोई एक्ट्स वगैरह भी बनाए गए हैं? जैसा कि आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बहुत वैरायटी है दुर्लभ जीव जंतुओं की। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने जीव जंतु वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए 30 नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप की हुई हैं और 5 नेशनल पार्क्स हैं, और ये लगभग 15% हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकल एरिया का को कंस्टिट्यूट करते हैं। जी, और ये परसेंटेज जो है नेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा है। किसी भी स्टेट में 15% क्षेत्रफल वाइल्ड लाइफ एरियाज़ के लिए नहीं रखा गया है। जी, तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दुर्लभ प्रजाति है उसमें सबसे ऊपर में हमारे जो स्टेट एनिमल है जिसको जो है स्नो लेपर्ड है, उसको लेता हूँ। जी, तो स्नो लेपर्ड जो है एक हमारा फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, स्टेट एनिमल है। और ये स्टेट एनिमल जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों के ऊंचे बर्फ़ से ढके क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाता है, और इसको संरक्षण के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज मौजूद हैं। और इनके जनगणना, इनकी एस्टिमेशन के लिए भी हमने एक्सरसाइज 2019 में की थी। एक नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन बेंगलोर में है, उनकी मदद से वन विभाग ने इसे पूरा किया था 2019 में। तो उसमें पाया गया था कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 57 से 72 तक स्नो लेपर्ड मौजूद हैं। जी सर, आपने स्नो लेपर्ड का जिक्र किया। आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी यूनिक है अगर हिमाचल की बात करें, और हिमालयज़ में बसा हुआ है हिमाचल। और अगर हम जोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें, हम क्लाइमेट की बात करें, हम ऑल्टीट्यूड की बात करें, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड वाले हैं जहाँ पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्नो लेपर्ड होता है। कुछ लो लाइंग एरियाज़ भी हैं, कुछ गर्म इलाके हैं, कुछ ठंडे इलाके हैं। सर, स्नो लेपर्ड की हम बात करते हैं। स्नो लेपर्ड एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही दुर्लभ है और ख़ासकर हिमाचल में ही वो देखी जाती है। सर, इसके अलावा और कौन कौन सी, अगर हम पक्षियों की बात करें, कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं? हाँ, जब पक्षियों पे आए तो हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर मुर्ग प्रजाति के पक्षी हैं जो फिजेंट कहते हैं। जी, तो उसमें प्रमुख रूप से हमारा स्टेट बर्ड जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जिसको हम जुजुराना कहते हैं, वो सबसे ऊपर आता है। उसके बाद एक सुंदर पक्षी मोनाल है जो पूर्व में स्टेट बर्ड था। जी, और उसके बाद एक कोकलास प्रजाति का फिजेंट है, उसके बाद चीड़ फिजेंट है, फिर जंगली मुर्गा तो है, पीकॉक है। तो इस प्रकार से हमारे पास वैरायटी ऑफ फिजेंट है। और इनमें से जो स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, उसके संरक्षण के लिए हमने एक इसका ब्रीडिंग और रिलीज प्रोग्राम चला रहे हैं, वाइल्ड लाइफ विंग जी। और उसमें ब्रीडिंग में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके लिए हम एक ब्रीडिंग सेंटर सराहन में रन कर रहे हैं, और वहाँ से जो पक्षी हमारे पास उपलब्ध हुए हैं उनको हमने 2 बार वाइल्ड में रिलीज़ भी किया है जी, और उसमें सफलता भी पाई है। जी, और ये रिलीज़ प्रोग्राम जो अभी आगे चल रहा है। इसी प्रकार से एक चीड़ फिजेंट है, उसके लिए भी हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उसका ब्रीडिंग सेंटर हमने चायल के पास खड़ीन में बनाया हुआ है। तो वहाँ से भी हम 3 बार जो है बर्ड्स वाइल्ड एरिया में रिलीज़ कर चुके हैं, और ये प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है।
जी सर, जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जहाँ पे जो इस प्रकार की जो स्पीशीज़ हैं उनको आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ में वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट बेसिक प्रश्न जो आ जाता है वो माइंड में ये आता है कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ हैं, कारण क्या है कि इनके लिए ख़तरा बना हुआ है, कारण क्या है कि इंडेंजर्ड हो रही हैं? क्या जो हम लोग जो ह्यूमंस हैं, जो हम लोग इंसान हैं, हमारे गतिविधियों की वजह से कहीं ना कहीं इनका जीवन खतरे में है, या फिर जलवायु परिवर्तन की हम बात करें या और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो इनकी जनसंख्या है वो कम हो रही है? इसमें मैं कहूँगा कि प्रथम तो कारण ये है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है जी, वैसे वैसे मानव ने जगह जगह अपनी सेटलमेंट बना ली है, और हर एक जगह पर जाने के लिए, रास्ते के लिए गाड़ियाँ, सड़कें सभी बन रही हैं। जी, तो जो इनका हैबिटेट है, जो इनका रहने का स्थान है, वो जरूर डिस्टर्ब हुआ है। जी, उस कारण से जो है ये प्रजातियाँ जो है उसमें उनको विलुप्त होने की तरफ जा रही हैं। जी। और जो प्रजातियाँ विलुप्त होने की तरफ जा रही हैं तो उनके संरक्षण के लिए हमने ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। जी सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जब आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो विलुप्त होने की कगार पे जा रही थी, उनके लिए काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि सक्सेसफुली थ्राइव कर रही हैं? अगर थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं। आज पक्षियों की प्रजातियों में मैं कहूँ तो इसमें वेस्टर्न ट्रैगोपैन एंडेंजर्ड है। फिर उसके बाद ये कोकलास फीजेंट है, बहुत कम दिखता है, ये भी एक एंडेंजर्ड की श्रेणी में जाता है। जी, इसके अलावा जो मोनाल है उस पर भी खतरा है, परंतु अभी मोनाल की संख्या जो विल्डरनेस एरियाज़ हैं, सेंचुरीज में हैं, वो इतनी इस लेवल तक नीचे नहीं गई है कि उसके इसके विलुप्त होने का खतरा हो। जी, तो जो जो प्रजातियाँ जिनमें लगता है कि इनको संरक्षण की ज़रूरत है, इनकी ब्रीडिंग की ज़रूरत है, उनको हम टेकअप कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रजातियों पे काम किया हुआ है, जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन, चीड़ फीजेंट और मोनाल पे मनाली में कर रहे हैं। जी सर, ये जो प्रजातियां हैं, ये जो जिनके बारे में आपने जिक्र किया, खासकर अगर मोनाल की बात करें, मोनाल एक समय में काफ़ी इंडेंजर्ड पक्षी हो गया था, और मोनाल मेरे हिसाब से सिर्फ हिमालयाज़ में ही पाया जाता है, और ख़ासकर हिमाचल को ही वो अपना घर मानता है वो पक्षी, ऐसा हम कहते हैं। तो ये जितनी भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स है जो इंडेंजर्ड हैं, जो यूनिक हैं, जो ना कहीं हिमाचल को एक अलग दर्जा देती हैं कहीं ना कहीं, और पूरे हिमालयाज़ की अगर हम बात करें या वेस्टर्न हिमालयज़ की स्पेसिफिकली बात करें, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, क्या ऑल्टीट्यूड रहता है इनका? ये जैसे वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, ये नॉर्मली 2200 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों जंगलों में पाया जाता है, और उसको ऐसा हैबिटेट पसंद आता है जहाँ पर डिस्टर्बेंस मिनिमम हो, और जो वहाँ पर मानव का आना जाना ना हो, और जिसमें जो वेजिटेशन है वो अपने प्राइम स्टेज में हो, डिस्टर्ब ना हो। जी, तो ऐसे क्षेत्र पसंद करता है। तो ये जो है मुख्यतः जो ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी हैं, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं, उनमें है। जैसे दारन घाटी सेंचुरी है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमारा कुल्लू में है, उसमें है, और कुछ क्षेत्र चंबा के हैं। इन क्षेत्रों में वेस्टर्न ट्रैगोपैन पाया जाता है। उसके अलावा एक कोकलास फीजेंट है, ये भी, इसका भी अल्टीट्यूड वेरिएशन जो है 1700 से लेकर 3000 तक फीट की हाइट में रहता है जी, और बहुत शाही पक्षी है, बहुत कम लोगों ने इसको देखा हुआ है। जी, तो उसके बाद जो आ गया चीड़ फीजेंट, ये थोड़े से लोअर अल्टीट्यूड में ग्रास लैंड में पाया जाता है, और जो चीड़ के फॉरेस्ट जहाँ हैं उसके साथ जो घासनियाँ हैं उनमें मिलता है। जी सर, आपने ज़ूज़ का जिक्र किया, आपने सेंचुरीज़ का जिक्र किया, आपने कहा काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ नेचर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर हिमाचल के बाहर से घूमने आ रहा है हिमाचल, और हम हिमाचल के लोगों की भी बात करेंगे, अगर वो इस प्रकार की पक्षियों को देखना चाहते हैं, इस प्रकार के स्नो लेपर्ड्स को देखना चाहते हैं, या लेपर्ड की और वेराइटीज़ को देखना चाहते हैं जो कि यूनिक है हिमाचल के लिए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कहाँ जाकर देखें? हाँ, जहाँ तक पहले स्नो लेपर्ड को ले लूँ, स्नो लेपर्ड अभी हमारे किसी भी ज़ू में नहीं है। पहले कुफरी में था, पर उसमें से एक की डेथ हो गई थी, दूसरे को हमने दार्जिलिंग शिफ्ट कर दिया था। जी, तो आज की डेट में स्नो लेपर्ड देखना हो तो बेस्ट एरिया है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और शायद आपने मीडिया में भी देखा होगा, सुना होगा कि बहुत लोग सर्दियों में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर फोटोग्राफी भी करते हैं और इजीली देखा जा सकता है। जी,
तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। सर्दी में जाना है माइनस के टेम्परेचर में, जी तो स्नो लेपर्ड देखने के लिए बेस्ट साइट आज की डेट में किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जी उसके अलावा जो दूसरे जानवर हमारे पास हैं, जो हमारे पास 4 जू हैं, एक कुफरी में है, एक गोपालपुर में है, पालमपुर के पास, जी तीसरा रेणुका में है, चौथा रिवाल्सर में है। जी तो इन 4 स्थानों में हमारे पास जू हैं। इनमें से कुफरी का और गोपालपुर का बड़ा जू है। तो इनमें आप लॉयन देख सकते हैं, लेपर्ड देख सकते हैं, ब्राउन बियर देख सकते हैं, ब्लैक बियर देख सकते हैं, जी मस्क डियर है, गोरल है। तो तमाम वैरायटी जो इसकी हिमालयस की है वो वहाँ पर मौजूद है। जी इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई सरकार है वो उसने एक मैंडेट दिया है कि इधर बनखंडी के पास देरा में एक लार्ज जू बनाया जाएगा। जी उस पर काम चल रहा है और आने वाले वर्षों में एक बहुत अच्छा नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा जू बनने वाला है बनखंडी में, और इसकी अनुमानित लागत 600 करोड़ के आसपास आने वाली है। जी तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए एक बड़ा तोहफा आने वाला है अगले 2-3 साल में। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर आप शिमला आ रहे हैं तो आप कुफरी के ज़ू में भी जा सकते हैं, और मैं दर्शकों को भी ये कहूँगा अगर हिमाचल के बाहर से कोई प्रोग्राम देख रहा है, अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर कुफरी का जो ज़ू है उसको विज़िट कीजिए। बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। और सर शिमला की अगर हम बात करें, हम ज़ू की बात करें, तो एक बर्ड की सेंचुरी भी है जो बिल्कुल ही मेन शिमला में मौजूद है, चौड़ा मैदान के पास। तो वहाँ पर सर कौन सी वैरायटीज़ अगर कोई देखने आ रहा है तो उनको देखने को मिलेगी? जी, जो चौड़ा मैदान में फैसिलिटी हमारे पास है वो हिमालयन बर्ड पार्क। वो एक वॉक इन एवियरी है, उसमें जो बर्ड्स को रखा है आप उनके बीच से घूम के जाते हैं। तो एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस है जी जिसमें आप बिल्कुल पक्षियों के बीच में घूमते हैं। जी और ये एक जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मैप में भी बर्ड पार्क है, और बहुत से लोग इसको एंजॉय करते हैं और एक उसका आनंद लेते हैं। यहाँ पर जो पक्षी आपने पूछे उनमें जंगली मुर्गा है, फिर चीर फिजेंट है, कुछ 20 स्पीसीज हैं। बाकी जो बाहर से और बर्ड्स वैसे ही उसमें एंटर कर जाती हैं क्योंकि वहाँ फीडिंग वगैरह होती है। तो गौरैया, कॉमन मैना और मोर, इस टाइप से मिक्सचर बर्ड्स उसमें है, और एक बहुत ही यूनिक माहौल वहाँ मिलता है। तो आप सब वहाँ जाएं और हिमालयन बर्ड पार्क का एक अलग आपको एक्सपीरियंस देगा। जी सर, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पर्यावरण है हमारा, उसमें जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और हम लोग हैं, हम सब अपना एक अलग पार्ट प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं हम एक एसेंशियल रोल है पर्यावरण को एक चलाने में। तो सर जब हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, मैं थोड़ा ध्यान आपका पेड़ पौधों की तरफ ले जाना चाहूँगा। जब भी कोई हिमाचल आता है, शिमला आता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चीड़ के पेड़ उनको देखने को मिलते हैं, देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। अगर आप कुफरी की तरफ जा रहे हैं तो बहुत एक वैली है जहाँ पे बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं, बहुत डेंस जंगल है, उसको शायद एशिया का डेंस जंगल भी ये कहा जाता है। तो सर ऐसे कौन कौन से फॉरेस्ट की वैरायटीज़ हमारे हिमाचल में हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? पूरा हिमाचल विभिन्न प्रकार के वनों से आच्छादित है। जी, तो डिफरेंट वैरायटीज़, अगर फॉरेस्ट वैरायटीज़ की बात करूं तो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से 40 प्रकार के विभिन्न वन हिमाचल में पाए जाते हैं। और ब्रॉडली मैं बात करूं तो एक जैसे लोअर एल्टीट्यूड में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखते हैं, गर्म इलाके के जंगल हैं। उसके बाद सब ट्रॉपिकल जो चीड़ के फॉरेस्ट हैं, उसके साथ अलाइड जो वेजिटेशन है वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टाइप आता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएँ तो फिर टेम्परेट फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं, बानोक फॉरेस्ट हैं, इसके देवदार के फॉरेस्ट हैं, कैल के फॉरेस्ट हैं जी। उसके ऊपर आप जाते हैं तो आप अल्पाइन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जिसमें रईस, स्प्रूस, फर के जंगल आते हैं। और हायर अल्टीट्यूड पे जाएं तो अल्पाइन फॉरेस्ट आते हैं, और अल्टीमेटली अल्पाइन पासेस चरागाहें आती हैं, उसके बाद स्नो लाइन शुरू होती है। तो इस टाइप से हर एक ग्रेडेशन में यहाँ फॉरेस्ट है जी। जहाँ आपने बात की कुफरी के रास्ते में फॉरेस्ट की, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी कैचमेंट, शिमला वाटर कैचमेंट सेंचुरी। वो ब्रिटिश टाइम में जो शिमला की वाटर सप्लाई के लिए उस एरिया को डेवलप किया गया था, वहाँ से लोगों को सेटलमेंट करके पूरा एरिया को जो शिमला के लिए पानी के स्रोत थे सबको टैप करके यहाँ तक पानी पहुँचाया गया था। अल्टीमेटली उसका कंजर्वेशन स्टेटस बढ़ता गया और उसे बाद में
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया जी। है। और आज की डेट में शिमला के आसपास जो भी पर्यटक आता है उस कैचमेंट के फ़ोटो ज़रूर लेता है, जिसको आप हसन वैली के नाम से जानते हैं जी। तो एक बहुत अच्छा नेचर वॉक के लिए एरिया है और बहुत लोग इसको एंजॉय करते हैं जी। डेफिनेटली ये बहुत ही वर्थ विजिटिंग प्लेस है। कोई ना गया हो तो अवश्य वहाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई ना गया हो तो अगर वो शिमला आता है तो वैसे ही देवदार के पेड़ आपका स्वागत करते हैं, चीर के पेड़ आपका स्वागत करते हैं। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो सुविनियर के रूप में जो चीर की जो पाइन के कोन्स होते हैं उनको घर लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक यादगार का सबब बन जाता है। सर हम देवदार की अगर हम बात करें, जो देवदार के पेड़ हैं वो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें या अपर हिमाचल की अगर हम बात करें तो देवदार का इतना यूज़ क्यों किया जा रहा है, और अगर देवदार का जो फॉरेस्ट है वो कम होता है तो उससे हमें क्या नुकसान होगा? हाँ, देवदार का फॉरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। देवदार हिमाचल की पहचान है जी। और एक ऐसी प्रजाति है कि सबसे अच्छी टिम्बर या लकड़ी जो हिमालयन परिप्रेक्ष्य में बात किया है तो उस देवदार की है जी। और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ी है, लोगों ने ज़्यादा घर बनाने में और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किए तो उसमें काफ़ी देवदार के लकड़ी यूज़ हुई, टीडी की यूज़ हुई, बाकी जो कारपोरेशन से एक्सट्रैक्ट होके जाती है वो भी यूज़ हुई जी। तो उससे काफ़ी प्रेशर जंगलों पे पड़ा। तो उसके बाद जो है जो सरकार की टीडी नीति रिवाइज हुई और दूसरे मेजर्स लिए गए। अब धीरे धीरे के जो जंगल हैं इनका संरक्षण हो रहा है और आने वाले समय में इनकी बढ़ोतरी भी होगी और कम से कम हम इस स्टेज को मेंटेन करने में शायद सफल होंगे और जो खूबसूरती देवदार के जंगलों से हिमाचल प्रदेश की है वो बनी रहेगी। जी सर, आपने टीडी का जिक्र किया तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, टीडी की जब हम बात करते हैं हम देखते हैं कि कई बार लोगों को पेड़ काटने भी पड़ते हैं, मजबूरी भी होती है, उनको घर बनाना है। और अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो बहुत सारे घरों में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है देवदार का, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, काफ़ी हार्ड होती है, वाटर रेजिस्टेंट ही होती है, सालों साल ये चलती है। पर अगर शहरों के की मैं बात करूँ और ख़ासकर मानसून का भी सीज़न आने वाला है तो मानसून में हम कई बार देखते हैं, और अगर शिमला के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि बहुत बारिश होती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, खासकर देवदार के पेड़ ज़्यादा बरसातों में गिरते हैं। तो टीडी की क्या व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में? जहाँ तक शहरी क्षेत्र है वहाँ टीडी की व्यवस्था नहीं है। कुछ लिमिटेड शहरों में है जहाँ टीडी राइट्स थे, बाकी गाँव में जो है टीडी पॉलिसी, टीडी रूल्स रिवाइज हो गए हैं। तो उसमें सिर्फ घिरे हुए या सूखे पेड़ ही टीडी में अब दिए जाते हैं। जी। कारण ये है कि जैसे जंगलों का दोहन बढ़ा तो उनके ऊपर खतरा मंडराया तो इसकी पॉलिसी रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ी। जी। और जैसे पुराने ज़माने में टीडी जो दी जाती थी, जो इसकी व्यवस्था थी वो इसलिए थी लोग जो है अपना मिनिमम उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, रेजिडेंशियल हाउसेस बन सकें जी, जो 1-2 कमरे के होंगे मैक्सिमम और एक गौशाला वगैरह होगी। और बदलते समय में रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, अब सभी पैलेशियल हाउसेस बनाने की तरफ जा रहे हैं तो इस पे रिस्ट्रिक्शन अब नियमों के अनुसार लग गई है जी। और जो इसके नियम है उसके हिसाब से सिर्फ सूखे और गिरे पड़े पेड़ ही टीडी में अब दिए जाते हैं। और उसमें भी जो आवश्यकता अनुसार जो गरीब से गरीब है या जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है। जी। तो पैलेशियल हाउसेस हैं या जिनके पास जो वेल टू डू हैं उनके लिए और अल्टरनेटिव बहुत से जी उपलब्ध हैं, विकल्प उपलब्ध हैं और इनका इस्तेमाल सभी लोग आपने देखा हुआ कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो हमारा स्टेट है उसको हॉर्टिकल्चर स्टेट भी कहा जा रहा है, फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया भी उसको कहा जाता है। बहुत सारे सेब की वैरायटीज़ यहाँ पे लगाई जाती है, लोगों की आजीविका सेब से चलती है। बट कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा सेब के पेड़ लगाने के फिरत में काफ़ी सारे लोग बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं। कहीं ना कहीं उस वजह से जहाँ पहले हम बहुत सारे डेंस जंगल देखते थे देवदार के या फिर पाइन के, वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? अब तो मुझे लगता है कि ऐसे इंक्रोचमेंट्स और डिफॉरेस्टेशन आज के समय में बहुत कम है। जी। और सब प्लांटेशन की अगर मैं बात करूं, मैं इसमें जोड़ना ये चाहूँगा कि जिस प्रकार से पेड़ काटे गए और काफ़ी सारे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की गई, तो क्या आप इस प्रकार की भी कोई स्कीम्स चला रहे हैं जहां लोगों को प्रेरणा दी जा रही है कि आप दोबारा से प्लांट करें ट्रीज़ को?
हाँ, लोग तो ऐसा है कि वही चीज़ करेंगे जो इकोनॉमिकली वायबल होगी। जी। और लोगों को प्लांटेशन ट्राइब से जोड़ने के लिए हम जो स्कीम चलाते हैं नॉर्मली वो गवर्नमेंट लैंड पे या फॉरेस्ट लैंड पे पेड़ लगाने के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर हॉर्टिकल्चर ट्रीज तो लगा नहीं सकते। जी। और तो उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं कि लोग जुड़ें ताकि उनकी सहभागिता उसमें हो और जो लोग जो प्रजाति के वृक्ष वहाँ के लिए सूटेबल हैं वो लगें और लोगों को भी उससे फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती हैं लोगों की जो जंगलों से पूरी होती है, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन में तो दूसरे फलदार पौधे लग गए, बाकी ज़रूरतों के लिए उन्हें जंगल पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। जी। तो उनका सहयोग लेके हम प्लांटेशन कार्यक्रम अपने चलाते हैं डिफरेंट स्कीम में। जी सर, हिमाचल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देश विदेश से टूरिस्ट हिमाचल घूमने आते हैं, शिमला घूमने आते हैं, मनाली घूमने जाते हैं, धर्मशाला घूमने जाते हैं। तो सर इको टूरिज़म की जब हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोग अगर वो शिमला की बात करें या और जगहों की बात करें तो वो प्रकृति को देखने आते हैं, प्रकृति के नज़ारों को देखने आते हैं, वन्य जीव जंतुओं को देखने आते हैं। तो इको टूरिज़म किस प्रकार से रूरल इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है? हाँ, इको टूरिज़म कई बार इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जी। सोचते हैं इको टूरिज़म को, सोचते हैं कि ये एक हाई एंड टूरिज़म है, इसमें बहुत नई नई चीज़ें होनी चाहिए और समहाउ कई बार और हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। तो इको टूरिज़म मेरे हिसाब से ऐसा टूरिज़म है जो प्रकृति से जुड़ा हो और उससे कम जो हमारे नेचर रिसोर्सेज हैं और नेचर पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े, ऐसा टूरिज़म जो है वो इको टूरिज़म है। और इको टूरिज़म इस प्रकार से चलना चाहिए कि उससे जो कम्युनिटी वहाँ की है, जहाँ भी लोग जाते हैं, उनको किसी न किसी रूप में बेनिफिट हो। जी। तो उस टाइप का उसको हम इको टूरिज़म कहेंगे। और जी, और कहीं ना मॉडल कहीं के रूप में हम एक सर जब लोग घूमने आते हैं तो शहरों के बदले अगर थोड़ा गांव में जाएं, थोड़ा प्रकृति के नज़दीक वो जाएं, तो कहीं ना कहीं रूरल इकॉनमी भी बूस्ट होगी। लोगों को बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जो आपको और जगहों पे शायद ना देखने को मिले। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस प्रकार का टूरिज़म काफ़ी हद तक अपने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में किया है, जहाँ वहाँ के जो लोग हैं उनसे जुड़ के टूरिज़्म वहाँ चलाते हैं। जो विजिटर्स आते हैं नेशनल पार्क में, उनको जो साइटेज गांव की बनी है उनके थ्रू ही उनको नेशनल पार्क में घुमाया जाता है और उनकी फैसिलिटीज़ वो यूज़ करते हैं और जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं या जो भी वो खाना बनाते हैं वही वो सर्व करते हैं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वहाँ के गाँव वालों को और सोसाइटी को होता है। तो इस टाइप का टूरिज़म इको टूरिज़म मैं समझता हूँ। बाकी हाई एंड टूरिज़म तो मनाली और शिमला में है, वो तो डिफरेंट टाइप, और नॉर्मल टूरिज़म है उसको इको टूरिज़म आप नहीं कह सकते। जी सर, जब हम देख रहे हैं कि मॉनसून का सीज़न आने ही वाला है और इस बार थोड़ा गर्मी नहीं पड़ी है, और वरना जब गर्मी पड़ा करती थी तो हम देखते थे कि फॉरेस्ट फायर बहुत सारे होते थे, जंगलों में बहुत आग लगती थी, बहुत सारे पेड़ जल जाया करते थे, बहुत सारे वन्य जीव जंतु भी इस आग में मारे जाते थे। तो फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से स्कीम्स लाई जाती है? फॉर्चुनेटली इस साल इतनी फ्रिक्वेंटली रेंज होती रही कि इस बार आगे लगभग नगण्य है। जी। अदरवाइज़ जो फॉरेस्ट फायर्स को रोकने के लिए जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं वैसे ही इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जी। तो जैसे हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो गार्बेज है या जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको हटाया जाता है। जो फायर लाइन्स एक कॉन्सेप्ट है, जो रास्ते होते हैं उनको साफ़ करते हैं ताकि जो आग बाई चांस लग भी जाए तो उन रास्तों से उस फायर लाइन तक रुक जाए, आगे ना बढ़े। सर कुछ ग्रामीणों की ये सोच है कि अगर वो गर्मियों में जंगल में चीर के पेड़ों की अगर मैं बात करूं, जो पाइन नीडल्स गिरती हैं, अगर उनमें आग लगा दी जाए तो अच्छा घास उगता है। तो ये कितना इसमें तथ्य है? ये थोड़ी सी भ्रांति है कि आग लगाने से अच्छा घास आता है, पर आग लगाने से बाकी और कई नुकसान हो जाते हैं। जैसे जो बायोमास है वो ख़त्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाती है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पर ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म गेन है कि आग लगाई और उसके बाद घास आता है। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि इस तरीके से जो है आग लगा के घास नहीं लाई जाए। एटलीस्ट जो भी अगर आपको गिरा पड़ा कुछ मिलता है उसको कहीं पर दबा दें तो उसका
विद टाइम जैसे वो सड़ेगा उसकी खाद बन के उसमें मिट्टी में मिलेगी, तो उसका जो कार्बन कंटेंट बढ़ेंगे जी। उससे जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी सॉइल की बढ़ती है। तो आग लगाना एक रिट्रोग्रेसिव स्टेप है, आग नहीं लगानी चाहिए। कई जीव जंतु उसमें मर जाते हैं, कई दूसरे टाइप के कई ग्लोबल वार्मिंग का तो मैं बताई दी वो भी होती है। जी। तो आग नहीं लगानी चाहिए घास लेने के लिए। जी सर, इलीगल पोचिंग की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसी जो वाइल्ड लाइफ है काफ़ी यूनिक है हिमाचल के लिए। पहले हम देख रहे थे कि मोनाल जो पक्षी है वो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ गया था क्योंकि उसकी कलगी की वजह से, और भी बहुत स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें उसके खाल की वजह से, और भी ऐसे काफ़ी जीव जंतु थे जिनकी पोचिंग की जाती थी, इलीगल माइनिंग की जाती थी। तो इलीगल पोचिंग को रोकने के लिए क्या रूल्स हैं वाइल्ड लाइफ में? इलीगल पोचिंग है कि इलीगल वर्क्स जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है जी। जिसमें प्रावधान है जो भी कोई अपराध करता है इस विषय में उनको पकड़ा जाए, उनको कोर्ट में पेश किया जाए, उसके बाद उनको कोर्ट से सज़ा होती है। जी। तो जैसे ज़्यादातर हमारा जो इलीगल हंटिंग का या पोचिंग का समय है रहता है सर्दियों में। बिल्कुल। विंटर में जब बर्फ़ पड़ती है तो सारे जानवर जो है नीचे के क्षेत्रों में आते हैं, तो उस वक्त इलीगल पोचिंग के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। जी। तो उस दौरान हम अपने स्टाफ को, फॉरेस्ट के, वाइल्ड लाइफ के सभी को आगाह करते हैं, पेट्रोलिंग करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम केसेस जो है हंटिंग के हों। और बीच बीच में केसेस पकड़े भी गए हैं, चालान भी हुए हैं। जी। और दूसरा जो हम लोगों के में टेंडेंसी ये है कि बंदूक के लाइसेंस लेना चाहते हैं, पर उसको हम थोड़ा सा उसको कर्व करते हैं, आसानी से लाइसेंस की रेकमेंड नहीं करते। जी। अनिल ठाकुर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और प्रकृति के बारे में और वन्य जीवों के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हर्षित। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।